तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैटल ऑफ चौसा पढ़ लिया था और उसमें देख लिया था कि शेर खान ने हुमायूं को हराया और उसकी वजह से अपना नाम रखा, टाइटल ले लिया शेर शाह, और तब से इसको हम लोग शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। और हमने लास्ट लाइन ये लिखी थी कि यहाँ के बाद क्या हुआ, ही रिटर्न टू कन्नौज, यानी कि शेर खां कन्नौज की तरफ मार्च कर जाता है। अब कहानी आती है कन्नौज में क्या होता है, तो इसको हम लोग दूसरे टाइटल के अंडर पढ़ेंगे। और ये आप टॉपिक लिखिए, बैटल ऑफ कन्नौज। किस टाइटल में पढ़ेंगे, बैटल ऑफ कन्नौज टॉपिक में। या ये हुमायूं के अंदर ही है, हुमायूं के दो बैटल, पहला बैटल ऑफ चौसा जिसको हमने लास्ट क्लास में देखा, इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं बैटल ऑफ कन्नौज। और इसी को कई जगह आपको बैटल ऑफ कन्नौज के बदले लिखा हुआ मिलेगा बैटल ऑफ बिलग्राम। दोनों एक ही चीज है। कन्नौज उस जिले का नाम है, एक बड़े एरिया का नाम है, और बिलग्राम एग्जैक्ट उस प्लेस का नाम है। जैसे आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हो और उस डिस्ट्रिक्ट का एग्जैक्ट वो प्लेस आ गया, ठीक है, उसी तरह से बड़ा एरिया कन्नौज है और एग्जैक्ट वो प्लेस क्या है, बिलग्राम। और ये जो बैटल है ये है 1540 CE, 1540 में ये बैटल हो रहा है। किसके किसके बीच में, फिर वही कौन, शेरशाह और हुमायूं के बीच में, ठीक है। तो अब क्या होता है समझिए, कहानी आगे कैसे बढ़ती है। हुमायूं चौसा में हार चुका है, ठीक है, हुमायूं चौसा हार चुका है। तो हुमायूं वहां से लौटता है कहाँ, आगरा। हुमायूं चौसा से हारने के बाद किसी तरह अपनी जान बचाते हुए कहाँ लौट के आता है, चौसा। और चौसा में आने के बाद वो अपने भाइयों के साथ क्या करता है, मदद मांगता है, नेगोशिएट करता है, ठीक है। बट हुमायूं के भाई उसको मदद करने से मना कर देते हैं, ठीक है। हुमायूं के भाई जो होते हैं उसको मदद करने से मना कर देते हैं। और उसमें मेन रोल रहता है कामरान का। किसका रोल रहता है, कामरान का। तो इसको कहीं से मदद नहीं मिलती है। और अब इसके पास क्या बची है, एक छोटी सी फोर्स बची है, ठीक। तो इस वजह से अब ये पूरी तरह से एक वार के लिए तैयार नहीं रहता हो पाता है, क्योंकि इसके पास तो सेना ही नहीं बची। भाई होता क्या था कि फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था, क्या था, फ्यूडल सिस्टम। और इस फ्यूडल सिस्टम में हमें पता है कि कई कमांडर वगैरह होते थे, कई चीफ होते थे, कई नॉबल्स होते, और सब लोग मिलकर सपोर्ट सबकी अपनी अपनी आर्मी होती थी, सब एम्परर के कंट्रोल में आते थे एक अम्ब्रेला के नीचे और मिलकर अटैक करते थे, यही होता था। लेकिन अब हुमायूं हो चुका है कमज़ोर, क्योंकि ये गया है चौसा का बैटल हार। तो ये अपने भाइयों से और बाकी नॉबल से मदद मांगता है कि आप लोग मेरे साथ इकट्ठा होको और हम लोग नया एरिया जीते। नया एरिया क्या, मिलाकर देखा जाए तो कन्नौज को जीतने की कोशिश करता है। और कन्नौज किसके कंट्रोल में रहता है, तो वो शेर शाह के कंट्रोल में पहले ही जा चुका रहता है, ठीक है। अब कन्नौज शेर शाह के कंट्रोल में कैसे गया वो हम लोग पढ़ेंगे कब, शेर शाह में। वहां से आप इसको लिंक कर लेना। अभी हमारा मेन क्या है, फोकस हुमायूं है।
तो अभी हम लोग हुमायूं को समझते हैं। तो हुमायूं को पास क्या है कि हुमायूं अपने भाइयों से मांगता है मदद, लेकिन हुमायूं क्या है, लिख चाहिए तो यहाँ लिख लीजिए, हुमायूं आफ्टर डिफीट इन, ये याद नहीं रखना है, इसको शॉर्ट नोट में मत लिखिएगा, ये बस लिंक बनाने के लिए है, एक से दूसरे के लिंक बनाने के लिए ये बातें आपको लिखवाई जा रही हैं। हुमायूं आफ्टर डिफीट इन चौसा रिच्ड आगरा, रिच्ड टू आगरा, ठीक, रिच्ड आगरा टू negotiate with his brothers, but they did not support, but they did not या did not cooperate, but they did not cooperate with him। अब क्या करें, तो अब क्या होता है, अब समझिए, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब हम आते हैं बैटल ऑफ कन्नौज के बारे में। अब समझिए क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ लिखिए, इस पॉइंट को लिखने के बाद हम पहुंचेंगे वहां। लिखिए द आर्मी ऑफ शेर शाह, द आर्मी ऑफ शेर शाह had already occupied लखनऊ एंड कन्नौज। तो जब तक हुमायूं आगरा आता उससे पहले शेर शाह क्या किया, लखनऊ और कन्नौज को अपने कंट्रोल में ले लिया। और इधर आगरा में कोई सुल्तान है ही नहीं, तो ये किसी तरह पहुंचता है आगरा और अपने भाइयों से कहता है कि भाई मुझे किसी सपोर्ट करो, लेकिन इसके भाई इसको सपोर्ट करने से क्या करते हैं, मना कर देते हैं, और कहाँ पर, अपने अपने एरिया की तरफ, एक लाहौर चला जाता है, एक जिसको इसको जो एरिया मिला था उस एरिया की तरफ वो मूव कर जाते हैं। और हुमायूं के पास बचती एक छोटी सी बची कुची सेना, ठीक है। अब क्या होता है, अब समझिए, अब हुमायूं को किसी तरह से कन्नौज चाहिए अपने कंट्रोल में। क्यों, क्योंकि कन्नौज एक बहुत ही फ्रूटफुल या कहें कि प्रॉफिटेबल एरिया है, और दिल्ली से सटा है, ज़्यादा दूरी तो है नहीं कन्नौज की। तो अगर कन्नौज में शेर शाह सूरी बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है, और आप हैं कमज़ोर। तो अब क्या हो, तो इसकी वजह से अब हुमायूं सोचता है कि किसी तरह से मैं अपनी आर्मी ठीक ठाक लेवल पर इकट्ठा करूं और कन्नौज को फिर से जीत लूं, क्योंकि ये एरिया तो मेरे समझ में है। हो सकता है कि एक बार शेर शाह सूरी जीत गया हो, लेकिन बार बार तो नहीं जीत सकता। तो अब हुमायूं प्लान बनाता है कन्नौज जीतने का, और ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, जस्ट नेक्स्ट ईयर ही ये कन्नौज की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो लिखिएगा
in 1540 CE, Humayun proceeded to Kannauj and set up his army base there. ठीक. Also on opposite of Ganga, Sher Shah came with his army. तो जब हुमायूं अपनी सेना लेकर कहाँ पहुंचता है? कन्नौज, गंगा के इस किनारे. तो और ये बात जब शेर शाह सूरी को पता चलती है, व्हेन शेर शाह सूरी एबल टू नो अबाउट दिस थिंग, तो वो अपनी सेना के साथ गंगा नदी के दूसरे साइड पर आकर खड़ा हो जाता है कि तुम इधर से तो हम इधर से. यही होता है कन्नौज में. तब एक गंगा के एक साइड कौन है? हुमायूं की सेना. और गंगा के दूसरे साइड कौन है? शेर शाह सूरी की सेना, आर्मी. दोनों अपनी अपनी आर्मी के साथ गंगा के दोनों अपोजिट बैंक्स पर आकर खड़े हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों को कन्नौज चाहिए. और हमें पता है कि कन्नौज आज से नहीं, कन्नौज तो बहुत पहले से इंपॉर्टेंट रहा है. क्योंकि हमने इससे पहले की क्लासेस में पढ़ रखा है ट्रिपेटाइट स्ट्रगल, राष्ट्रकूटा, पाला एंड प्रतिहारा, जिसको गुजारा प्रतिहारा भी कहते हैं. इन तीनों के बीच में हमने ट्रिपेटाइट स्ट्रगल पढ़ा. और ये तीनों डायनेस्टीज कौन? प्रतिहारा गुजारा जो गुजरात साइड की थी, राष्ट्रकूटा जो डेक्कन की डायनेस्टी थी, और पाला जो बंगाल की डायनेस्टी थी. इन तीनों डायनेस्टीज का खत्म या डिस्ट्रॉय हो गई या खत्म हो गई सिर्फ और सिर्फ इसी कन्नौज पर सत्ता हासिल करने के लिए, यानी कन्नौज को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, जिसको हम लोगों ने ट्रिपेटाइट स्ट्रगल के रूप में पढ़ा है. तो वही ट्रिपेटाइट स्ट्रगल से कन्नौज का इंपॉर्टेंस हमें पता समझ में आता है. अब यहां पर इनको भी कन्नौज चाहिए. किसको? हुमायूं को. और दूसरे तरफ से किसको? शेर शाह सूरी को भी कन्नौज चाहिए, क्योंकि उसको तो दिल्ली चाहिए था. तो वो तो रूट बनाते हुए आ रहा है, लखनऊ से कन्नौज और कन्नौज से फिर दिल्ली की तरफ. तो उसको तो चाहिए ही था दिल्ली. ठीक है. अगर आप मैप में देखो तो यहाँ ये कन्नौज आपको दिखेगा. और इसी कन्नौज से देखिए गंगा नदी निकल रही है. और इसी कन्नौज में यूपी की पहली गंगा की ट्रिब्यूटरी, जिसका नाम है रामगंगा, वो यहाँ उत्तराखंड से बहते हुए आती है. और कन्नौज में रामगंगा मिल जाती है गंगा नदी से. इसी वजह से कन्नौज क्या है? एक बहुत ही प्रॉस्पेरस एरिया है. तो ये आगरा में रहता है. कहाँ? आगरा. आगरा देखिए ये रहा. आगरा में रहता है कौन? हुमायूं. आगरा दिख रहा है मैप में आपको? आगरा में रहता है हुमायूं. और हमें पता है कि लोधी डायनेस्टी के टाइम पर तो कैपिटल आगरा हो चुका था. तो बाबर भी आगरा में और हुमायूं भी आगरा में. तो आगरा से ये पहुंचते हैं कहाँ? कन्नौज, इस साइड गंगा नदी के इस बैंक पे. और इधर से चौसा से ये कहाँ आता है? लखनऊ. और लखनऊ से कहाँ पहुंचता है? कन्नौज. देखिए रूट देखिए एकदम साफ ऐसे दिख रहा है आपको. लखनऊ और लखनऊ से कन्नौज. और भी अगर बड़े मैप में देखिए तो यहाँ आपको साफ दिखेगा. देखिए ये बक्सर है, बक्सर के पास चौसा.
तो यहाँ से जीता तो ये गंगा नदी को पकड़ते हुए आया और यहाँ से फिर ये पहुँच गया कहाँ, लखनऊ। गोमती वगैरह को पकड़ते हुए कहाँ पहुँच गया, लखनऊ जीता। और लखनऊ को जीतने के बाद ये आ गया शेरशाह सूरी कन्नौज। ये रहा कन्नौज, यहाँ आपको दिखेगा, थोड़ा सा ऐसे कर दूँ तो यहाँ दिखेगा आपको कन्नौज, ये दिख रहा है, जहाँ यू लिखा हुआ उसी के पास कन्नौज दिखेगा। अब कन्नौज में जब ये आ गया तो आगरा यहीं जस्ट नज़दीक में है। कन्नौज से कहाँ गया, कन्नौज, लखनऊ से आ गया कन्नौज, और कन्नौज से रहा आगरा। तो इसको तो चाहिए था दिल्ली और आगरा सब चाहिए था, पूरा एरिया ही चाहिए था। तो तब हुमायूं क्या करता है, आगरा से आता है कन्नौज। तो गंगा के इस किनारे हुमायूं और गंगा के इस किनारे कौन, शेरशाह सूरी। ठीक, तो रूट समझ में आया ना। यहाँ से चला, बक्सर से आया लखनऊ और लखनऊ से आया कन्नौज। ये था किसका रूट, शेरशाह सूरी का। और ये तो बेचारा किसी तरह से बचते बचते भागते आया, आगरा पहुंचा। तो जब तक ये आगरा पहुंचता हुमायूं, तब तक तो ये लखनऊ और कन्नौज शेरशाह सूरी अपने कंट्रोल में कर चुका था। तो अब शेरशाह सूरी को वहां से हटाना था, तभी हुमायूं का बचता, नहीं तो हुमायूं का तो सब कुछ चला जाता। तो हुमायूं वही करता है जो एक राजा करना चाहिए, अपनी बची कुची सेना इकट्ठा कर और शेरशाह सूरी के खिलाफ मार्च करता है। मार्च करके पहुंचता है कहाँ, गंगा के एक किनारे इस साइड, और दूसरे साइड आ जाता है कौन, शेरशाह सूरी। अब हुमायूं नेक्स्ट कदम क्या लेगा, तो लिखिएगा, हुमायूं क्रॉस्ड रिवर गंगा, हुमायूं क्रॉस्ड रिवर गंगा एंड रिच्ड टू बिलग्राम, हुमायूं गंगा क्रॉस करके बिलग्राम पहुंचता, यानी कि अब दोनों बैटलफील्ड में आमने सामने, अब दोनों के बीच में गंगा नदी नहीं है, गंगा रिवर को ये पार कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब फिर जब ये पहुंचता है और इतने समय में फिर से क्या आता है, रेनी सीजन आ गया। ये सब होने में 1 साल लग गया, और 1 साल में दोबारा रेनी सीजन आ गया, और उसी रेनी सीजन में फिर से हुमायूं क्या करता है, बैटल ग्राउंड में खड़ा रहता है रेनी सीजन के टाइम। एक रेनी सीजन में ये हारा, और दूसरे रेनी सीजन में फिर दूसरे बैटल ग्राउंड में खड़ा है, और इसका फायदा फिर शेरशाह सूरी उठाता है। कैसे, तो लिखिएगा, अब ये हुमायूं का बैड लक कहिए या शेर सूरी का गुड लक कहिए। जब ये सब कुछ हो रहा था उसी वक्त क्या होता है, तो लिखिएगा, ड्यू टू हैवी रेन मुगल कैंप स्वैम्प्ड मतलब बह जाना, स्वैम्प्ड, सो मुगल आर्मी डिसाइडेड टू शिफ्ट ए हायर स्पॉट, कहाँ पर, हायर स्पॉट पर जाने की वो सब शिफ्टिंग करने लगते हैं। यानी कि यहाँ पर कहिए तो ये तो या तो हुमायूं की नादानी है कि आपने क्या किया, पूरी तरह से चीज़ों को, वहाँ की ज्योग्राफी को समझा नहीं और आप बैटल में कूद गए, या आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, हम कुछ भी करेंगे, हम जीत जाएंगे, और बैड लक भी कह लीजिए। सब कुछ हुमायूं के अगेंस्ट था, और हुमायूं फिर उसी झंझट में फंसा
कि जैसे ही ये बेलग्राम में गया, अपनी कैंपिंग किया, तो वहाँ पर इसने चीज़ों को समझा नहीं और फिर ये लोलैंड में कैंप लगा दिया और इत्तेफाक से बारिश हो गई। इनके सारे कैंप वगैरह बाढ़ में बहने लगे। तो इन्होंने किसी तरह से बच बचा के अपने आप को हायर एरिया में शिफ्ट करने की कोशिश करने लगे। तो यानी कि अब आप क्या है, आपका ध्यान भटक गया, आपके सैनिक शिफ्टिंग में बिजी हो गए और इसी का फायदा किसने, शेरशाह सूरी ने उठाया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एट सेम टाइम शेरशाह ordered to attack on मुगल आर्मी। अब देखिए, शेरशाह सूरी कोई भी बैटल डायरेक्ट फाइट में नहीं जीता है हुमायूं से। ये बात शेरशाह सूरी को भी पता थी कि कहीं न कहीं मेरा पलड़ा कम हो जाएगा। तो इस वजह से ये हमेशा फ़ायदा लिया, किसका, सिचुएशन का। और सिचुएशन का फ़ायदा ऐसा लिया कि इसने चौसा में भी वही किया, जब बारिश हो रहा था और हुमायूं की सेना तितर बितर थी, तो ये रात में अटैक किया। और बेलग्राम में कहिए या कन्नौज में कहिए, जब इनकी बाढ़ में ये लोग बह रहे थे, तो उसका फ़ायदा उठाकर इसने क्या किया, अटैक कर दिया। अब क्या होता है, तो लिखिएगा, the heavy guns, ऐसे लिखिएगा, the heavy Mughal guns could not be drawn, मुगल गन्स यानी कि तोप, जो उस वक्त के तोप हुआ करते थे। आपने देखा होगा मूवीज में वगैरह में, या कहीं पर ऐसे प्लेस में जाओ तो तोप, दो पहिए होते हैं और बीच में मोटी सी लोहे की नली होती है, और उसमें पीछे से और आगे से गोला डालते हैं बड़ा सा, और पीछे से आग लगाते हैं तो तेजी से फायर करता है प्रेशर का। मतलब समझिए कि जो हम लोग के पास, मतलब आम आदमी में जो छोटी सी गन होती है, जिसको पिस्टल या बंदूक कहते हैं, उसी का वो बड़ा रूप है, उसी का वो हैवी रूप है, बड़े साइज का। तो उसी को है, द हैवी मुगल गन्स कुड नॉट बी ड्रॉन टू द बैटल ग्राउंड एंड द artillery became totally useless। क्यों? क्योंकि जो हैवी गन्स हैं, तो जब वहाँ की मिट्टी गीली हो गई बारिश से, तो उनको आप हायर लैंड पे लाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो तो मिट्टी में क्या हो गए, धंस गए, उनके पहिए, व्हील्स क्या हो गए उनकी, धंस गई। अब उनको आप हायर लैंड में ला नहीं सकते हो बैटल ग्राउंड में, क्योंकि पहले जहां आपने कैंपिंग किया था उसी कैंप के आसपास आपने अपनी गन्स लगाई थी ना। अब आपको प्लेस बदलना पड़ रहा है, तो प्लेस बदलने के लिए उन गन्स को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सूखी जमीन। हो गई बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़, तो उस कीचड़ में आप अपनी हैवी गन्स को नहीं मूव करा पाओगे। दूसरी तरफ जो गोला बारूद था वो क्या हो गया, वो सब भीग गया। तो भीगा गोला बारूद तो रखे रखे ही खराब हो गया, उसका कोई यूज नहीं आया। तो इस तरह से मुगल आर्मी की पावर ही लगभग जो उनके पास पावर थी आर्टिलरी और गन्स की, वो पावर खत्म हो गई।
और बाबर वो पहला इंसान था जिसने इस तरह के तोप वगैरह इंडिया में यूज किए थे बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, तो मुगल्स के जीत का सबसे बड़ा रीजन यही होता था कि इनके पास हैवी गन्स होती थी, यानी कि तोप होती थी, और वो इंडियन से राजाओं के पास अभी नहीं थी वो टेक्नोलॉजी। इंडियन राजा तो मैक्सिमम क्या था, इनकी ये तो हाथी और घोड़ों की वजह से जीत जाते थे बेसिकली। हाथी जो इनके पास हुआ करते थे, एलिफेंट्स की जो सेना होती थी, वो इनकी सबसे बड़ी पावर थी, वो किसी और के पास नहीं थी। लेकिन जब इन सबों के पास, मुगल्स वगैरह के पास क्या आ गए, अरे तोप आ गए, यानी कि गन्स आ गई ये हैवी हैवी, तो इनके साथ दिक्कत, अब ये लोग जीतते चले जाते थे। तो यहाँ पर लेकिन ये लोग, शेर शाह सूरी ने इनको फंसा दिया और बहुत ही दिमाग से फंसाया, तो इनकी पूरी गन यानी कि मशीनरी क्या हो गई, फेल हो गई, यूजलेस हो गई। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बाय दिस वे, बाय दिस वे तो बाय दिस वे शेर शाह कंप्लीटली defeated the मुगल आर्मी, और मुगल आर्मी का ये और हुमायूं का ये बात वही हुआ। इस तरह से शेर शाह सूरी ने क्या किया, बैटल ऑफ बिलग्राम का या बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं को पूरी तरह से हरा दिया। अब हुमायूं के पास कोई रास्ता नहीं था। तो इस वजह से हुमायूं के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि अपने बचे कुचे सैनिकों के साथ आगरा या वहां से निकल लो, किसी तरह से वहां से बच के निकल लो। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आफ्टर, एक लाइन गैप करके लिखिएगा, ये तो हो गया बैटल ऑफ कन्नौज का। अब नेक्स्ट लाइन लिखिए एक लाइन गैप करके, और गैप करके क्या लिखिए, आफ्टर दिस बैटल, यानी कि बैटल ऑफ कन्नौज, आफ्टर दिस बैटल या आफ्टर डिफीट ऑफ दिस बैटल, या आफ्टर डिफीट ऑफ दिस बैटल हुमायूं became a prince, हुमायूं became a prince without a kingdom। हुमायूं क्या हो गया, बिना किंगडम का राजा या बिना किंगडम का राजकुमार हो गया। कब, आफ्टर बैटल ऑफ बिलग्राम कहिए या कन्नौज कहिए। और अब जब आपके पास कोई किंगडम ही नहीं है तो आप करोगे क्या, तो हुमायूं को क्या करना पड़ा, इंडिया छोड़ के, यानी दिल्ली और को छोड़कर, यानी कि अपनी सल्तनत को छोड़कर बाहर भागना पड़ा, क्योंकि अब आपके पास शासन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो विदाउट किंगडम, सो फ्लेड, यानी कि भाग गया, सो फ्लेड with a small band of his followers,
यानी जो इसके एकदम खासम खास लोग थे उनके साथ ये किसी तरह से वहां से भागकर बच गया। और बचने के बाद क्या लिखेंगे, तो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हाँ लिखिए, बिकमिंग एन एग्जाइल, बिकमिंग एन एग्जाइल फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। अब अगले 15 साल तक, बिकमिंग एन एग्जाइल फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, अगले 15 साल तक हुमायूं एग्जाइल में, यानी कि इधर उधर भटकता ही रहेगा, इसको कोई शरण देने वाला नहीं मिलेगा। और 15 ईयर का मतलब क्या हुआ, 1540 में युद्ध हुआ और 15 यानी कि 1555। तभी देखिए मैंने दूसरा जो पीरियड लिखा होगा हुमायूं को 1555 से लिखा होगा, यानी कि 1555 में दोबारा ये इंडिया में आ जाता है। तो कहानी शुरू होती है कब से, बैटल ऑफ चौसा से। बैटल ऑफ चौसा के बाद कहानी पहुंचती है कन्नौज। उस कन्नौज में हुमायूं की होती है बहुत बुरी हार। कहाँ पर, कन्नौज में होती है हुमायूं की बहुत बुरी तरीके से हार। और उस हार का नतीजा ये होता है कि हुमायूं को आगरा दिल्ली सब कुछ छोड़कर भागना पड़ता है। और भागते हुए इसको, यानी कि अब ये कहाँ जाएगा कैसे जाएगा वो अब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि बैटल ऑफ कन्नौज के बाद ये, इसके पास अब कोई किंगडम नहीं है। जैसे बाबर जब हार गया था फरगना, सबानी खान ने उसको फरगना से बाहर भगा दिया था, तो बाबर आकर काबुल में शरण लिया अपने अंकल के पास। तो वो भी क्या था उस वक्त, बिना किंगडम का राजा था, लेकिन फिर वो काबुल जीतकर काबुल का राजा बना। अब वही काम हुमायूं के साथ हो गया। हुमायूं को शेरशाह सूरी हरा दिया और हराने के बाद इसको छोड़कर भागना पड़ा। तो अब ये भटकेगा इधर उधर, और ये अब कैसे भटकता है, फिर उसके बाद क्या होती है, उसको अब हम लोग एक नए टॉपिक में पढ़ेंगे, हुमायूं इन एग्जाइल। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई। हुमायूं कैसे राजा बना, राजा बनने के बाद यानी कि बाबर ने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था अपने साम्राज्य को। तो दिल्ली आगरा वाला एरिया इसको मिला, ये वहां से गया बंगाल जीतने। बंगाल जीतने के चक्कर में बैटल ऑफ चौसा हो गया शेरशाह सूरी से, जिसमें हारना पड़ा। दूसरा बैटल हुआ बैटल ऑफ कन्नौज, जिसमें फिर से इसको हार का मुंह देखना पड़ा। दोनों हार हुई शेरशाह सूरी से, और बैटल ऑफ कन्नौज के बाद इसको इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हुमायूं का एग्जाइल में कैसे ये 15 साल बीतता है और क्या होता है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं।